हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेम डिजाइन। आज जो है हम शीट मेटल के बारे में बात करने वाला है। तो बहुत सी डाउट आ रहा था शीट मेटल पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या होता है शीट मेटल में। मैं ऑलरेडी वीडियो बना सका हूँ, शोल्डर्स में बनाऊँ, एनएक्स में भी बनाऊँ, ठीक है, प्रोग्रेसिव डाई वगैरह बनाऊँ। तो बेसिकली आज जो मेरा कॉन्सेप्ट है पूरी शीट मेटल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले शीट मेटल क्या होता है, कितने रेंज होता है थिकनेस की, क्या हम मेजरिंग यूनिट क्या लेते हैं, एडवांटेज क्या होता है, हम प्लास्टिक की जगह अगर शीट मेटल की डाई बनाते हैं या शीट मेटल बनाते हैं तो क्या एडवांटेज होती है, क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं एक सीट के ऊपर हम, है ना। क्लियरेंस कैसे होती है, क्लियरेंस की फॉर्मूला निकालना होता है। जैसे आप कोई ब्लैंकिंग पंचिंग करते हो उसमें भी आपको क्लियरेंस देना होता है। तो क्लियरेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला वगैरह हम पूरी बात करने वाले इसमें, ठीक है। और फैक्टर और पैरामीटर, क्या क्या फैक्टर होना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर लेके आप डिजाइन करते हो, वो सब हम मैनुअली आज डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स, तो मैं इसमें फोर्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ब्लैंकिंग डाई वगैरह कैसे निकालते हैं, डाइंगिंग डाई में कितना टॉलरेंस आना चाहिए, तो इसमें हम न्यूमेरिकल में वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग का टाइप्स ऑफ डाई। तो हम 4 टाइप्स ऑफ डाई होते हैं, क्या क्या डाई होते हैं, हम ऑलरेडी मैं डाई बना चुका हूँ। तो हम जो है अब सारा डाई के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और मेटेरियल और इसकी प्रॉपर्टीज है, और लास्ट जो आता है इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने 25 जो इंटरव्यू क्वेश्चन होता है हमने कवर किया है। तो बेसिकली आपको जो क्वेश्चन रहेंगे इंटरव्यू में, अगर इसमें देख के जाओगे तो 101% जो आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन मैच मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली जितना क्वेश्चन था शीट मेटल में मैं उतना कवर किया हूँ। तो आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे ये वीडियो देख के जाओ, वहां पे आपकी क्रैक हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली तो हम ये आपको दिखा रहा हूँ, मैं सारा क्वेश्चन वगैरह है इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो मैं बात करूंगा इसमें हर एक सब कुछ मिलेंगे इसमें। देखो आप न्यूमेरिकल वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, इसको सारे फॉर्मूला वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्या निकालने के लिए। तो बेसिकली ये वीडियो उनके है जो शीट मेटल पे जाना चाहते हैं, जो शीट मेटल पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, ठीक है, जो काम कर रहा है अभी, तो उसके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएंगे। क्योंकि देखिए हम जैसे एनएक्स में हम कटिंग कैलकुलेशन प्रोग्रेसिव डाई बनाते हैं, तो कटिंग फोर्स वगैरह निकलने के लिए वहां पे ऑप्शन मिल जाती है, बट सॉलिडवर्क्स में ऐसे नहीं होता है ना। तो कई और सॉफ्टवेयर में नहीं मिलती, तो उस केस में आप कैसे निकालोगे, मैनुअली भी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी हमको मैनुअली भी निकालना पड़ता है, तो उस केस में हम निकालते हैं, है ना। सब कुछ मिल जाएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोग की, तो शीट मेटल, ठीक है। व्हाट इज शीट मेटल, शीट मेटल क्या होता है ना। तो शीट मेटल हम अगर डिफाइन करें तो क्या होता है, एक मेटल को हम फॉर्म करते हैं शीट में बाय रोलिंग प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं शीट मेटल, ठीक है। कोई एक मेटल होगा, हम 2 रोलर से हम उसको प्रेस करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बनेंगे, रोलर के थ्रू एक शीट बनेंगे, ठीक है। और जो शीट होती है, शीट की जो थिकनेस रहेगी आपकी, तो थिकनेस जो रहता है 0.4 mm से लेके 6 mm के बीच में होना चाहिए। अगर आप इंच में बोलोगे तो 1/64 इंच टू 1/4 इंच। तो ये पूछते हैं इंटरव्यू में, ये अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई शीट है जिसमें 0.4 mm की कम है, तो इसको हम शीट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉइल। अगर कोई शीट 6 mm से ज्यादा होगा, ठीक है, तो हम प्लेट बोलेंगे, फिर हम इसको शीट नहीं बोलेंगे। तो ये जो है आपको याद रखना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग की मेजरमेंट। जो हम मेजरिंग करते हैं ना, तो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, किससे मेजरमेंट करते हैं, तो हम इससे गॉज से मेजरमेंट करते हैं। अब देख पा रहे हो यहाँ पे 2 गॉज है, एक रेक्टेंगुलर है, एक राउंड है। तो इसके थ्रू जो हम शीट होते हैं हम मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें क्या, जैसे आपकी गॉज वैल्यू जो होते हैं ना ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो इतना पतला जो है आपकी शीट हो जाएंगे। अब देख पा रहे हो जो सबसे बड़ा वाला है तो कम गॉज का है, ठीक है। तो वैसे ही अगर गॉज वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो शीट का थिकनेस कम हो जाएंगे आपकी। तो ये उसकी गॉज के पैरामीटर होती रहती है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके एडवांटेज के ऊपर। तो हम देखो शीट मेटल हम क्यों यूज करते हैं, पहली बात, है ना, कुछ तो रीजन होगा यूज करने के लिए। तो मेन जो एडवांटेज है इसकी, हम इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेंगे, डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है, एक अच्छा सा स्टेबिलिटी होती है इसमें, सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है हमको, एज कम्पेयर टू कॉस्ट भी लो कॉस्ट में होती है चीजें। तो इसलिए हम जो है इसकी यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का आता है कटिंग ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन आता है। तो ऑपरेशन जो होता है ना, हम बेसिकली अभी यहाँ पे मैं इसको 3 ऑपरेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो फिर मैं इसको सबको अलग अलग डिफाइन करूंगा, ठीक है। मैं इसमें जो ऑपरेशन होता है ना, सारे ऑपरेशन एक साथ नहीं बता रहा हूँ, इसको मैं क्लासीफाई किया हूँ अलग अलग सेगमेंट पे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली मैं कटिंग की बात करूंगा, फिर वेंडिंग, फिर आप फॉर्मिंग की बात करेंगे, ठीक है। लास्ट को हम ड्राइंग भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हम आते हैं कटिंग पे। तो कटिंग जो होते हैं ना, हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, है ना। अब 2 टाइप में हमने क्या डिवाइड किया, एक कटिंग करते हैं हम शेयर से, और दूसरा करते हैं विदाउट शेयर। अब शेयर क्या होता है, जैसे कोई शीट हो गई, है ना, कोई मान लो आप पेपर हो जाती है, जैसे हम पेपर को क्या है कंची से काटते हैं, सीजर से काटते हैं ना। तो क्यों काटते हैं, यहाँ पे क्या लगता है, वहां पे शेयर फोर्स जनरेट होता है, ठीक है ना। तो वो जो शेयर फोर्स है उसके वजह से आप काटते हो,
सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है, हम किसी चीज को शेयर से काटेंगे और किसी चीज को हम विदाउट शेयर काटेंगे। हम जहाँ पे शेयर से काटेंगे वहां पे हम शेयर होगा, ब्लैंकिंग होगा, पंचिंग होगा और बहुत है, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। और जो विदाउट शेयर है, जैसे हम लेजर से काटते हैं, लेजर कटिंग करते हैं, प्लाज्मा कटिंग करते हैं, वाटर जेट होता है, इसमें क्या कोई शेयर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लेजर का भी कुछ कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर मान लो मैं लेजर यूज कर रहा हूँ तो कुछ कुछ ऑप्शन में लेजर काम नहीं करता है, तो हम बात करेंगे आगे उस केस में, ठीक है। तो बेसिकली अभी देखो, अब बात करते हैं हम ब्लैंकिंग और पंचिंग क्या होता है, ठीक है ना। तो ब्लैंकिंग और आपकी पंचिंग होता क्या बेसिकली, तो देखो ब्लैंकिंग है, ये इस साइड में आप फोटो में देख पा रहे हो, ठीक है, और ये पंचिंग होगी। तो ब्लैंकिंग में हम जो होता है, जो मेरा शीट होगी, शीट की जहां पे मैं कटिंग कर रहा हूँ, जहां पे मेरा कटिंग हो रहा है, तो जो छोटी छोटी कट होगा वो हम एज ए वर्क में लेंगे, और जो बाकी का रेस्ट ऑफ द प्लेट होगा इसको हम एज ए स्क्रैप, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। यूज नहीं करेंगे, स्क्रैप को हम फेंक ही देंगे। और जो पंचिंग होता है, जिसको हम काटेंगे, जिसके हम कट करेंगे, उसकी जो बाहर वाली पोर्शन है, जैसे इसको हम एज ए वर्क काम करेंगे, और जो अंदर वाली पोर्शन है स्क्रैप। जैसे एक प्लेट है, आपने उसमें होल मारा, होल आपने काटा, उसमें होल काटने के बाद जो आपके होल होगा ना, वो क्या हो गया, आपकी पंच होगी। और जो बाहर की जो प्लेट है, प्लेट को यूज करोगे तो सिमिलरली वही सेम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो आते हैं, मैं कटिंग की बात करूंगा, अभी मैं इसके अंदर आता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी परफोरेटिंग, ठीक है। परफोरेटिंग होता क्या है, कभी कभी आप देखते हो, कभी कभी एक शीट में ना कंटिन्यूअसली सेम होल रहता है, और सेम डिस्टेंस पे एक्स वाई भी सेम होते हैं आपके, ठीक है ना। तो उस डिस्टेंस में हम कुछ होल करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स रहते हैं, तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं हम परफोरेटिंग, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आप देखे भी होंगे इस टाइप में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है हम लोग की नोट्स। नोट्स जो होती है ना, किसी शीट के एजेस में लगती है, तो शीट के एजेस को वो सेमी सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ये जो नोट्स है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हम नोट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का निबलिंग। निबलिंग निबलिंग कुछ ऐसा होता है जहाँ पे होल जो बनती है किसी एक डायरेक्शन में बनती है, बट होल जो है आपस में ओवरलैप होना चाहिए, मतलब ओवरलैप करते हैं, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं निबलिंग। तो दोनों में डिफरेंस यही है, इसमें भी होल होती है, इसमें भी होती है, परफोरेटिंग में भी होती है, बट इसमें क्या होता है, ओवरलैप होता है, उसमें क्या ओवरलैप नहीं होता, एक सर्टेन डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी पर्सिंग। इसमें होता क्या है, इसमें हम किसी होल बनाते हैं, बट यहाँ पे आप कोई स्क्रैप यूज नहीं करोगे, मतलब कोई स्क्रैप नहीं होगा इसमें। जैसे हम देखिए, आप यहाँ पे जो मेरा पंच है, इसमें पंच में यहाँ पे शीट में मैं अगर होल करूंगा, तो यहाँ पे मेरा कोई पंच जो कोई स्क्रैप निकलेगा ना, वो कोई स्क्रैप निकलने वाला नहीं। यहाँ पे मैं पंच करूंगा तो इस तरीके से शेप में आएगा वो, तो यहाँ पे कोई आपकी पंच नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो कुछ प्लेन टाइप में बाहर निकल के आएंगे, कोई पंच नहीं बनने वाला, तो इसमें पार्सिंग बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, कोई कंपोनेंट होता है ना, हम उसको स्प्लिटिंग करते हैं, बाद में कुछ ऑपरेशन डालने के बाद इसको हम अलग से शेप में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बेसिकली इसको काटना ही बोलते हैं, स्प्लिट कर देते हैं हम। देखो स्प्लिटिंग और ट्रिमिंग में डिफरेंस है। ट्रिमिंग में हम किसी कंपोनेंट को अलग कर देते हैं, इसको अलग स्क्रैप बना देते हैं, मतलब कोई आपकी जो फाइनल होगा ना, तो वहां पे एक अलग सा स्क्रैप निकल के आता है, बट जो स्प्लिटिंग है वहां पे नहीं निकलती है। तो ट्रिमिंग और स्प्लिटिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट आता है आपकी लेसिंग। लेसिंग वगैरह भी यूज होता है, जैसे आपको लोवर टूल वगैरह लगा के हम लेसिंग लगा सकते हैं। जैसे एनएक्स में तीन टाइप में आता है, सॉलिडवर्क्स में भी आता है, अलग अलग सॉलिडवर्क्स में लोवर करके आता है। तो देख पा रहे हो इस तरीके से ऑपरेशन को, जो इस तरीके से ऑपरेशन होता है ना, इसको हम लेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम बेंडिंग पे आते हैं, ठीक है। हम लोग का जो कटिंग की जितना भी मेरा ऑपरेशन था, जो शेयर के साथ काटा, जो विदाउट शेयर था, मैंने आपको समझाया। अब हम आएंगे बेंडिंग पे। अब बेंडिंग के ऑपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बेंडिंग में बहुत कुछ चीजें कवर होने वाला है, क्योंकि बेंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब भी आप डिजाइन करते हो, सारा बेंडिंग फॉर्मूला वगैरह लेके, बेंड पैरामीटर, बेंड रेडियस, के फैक्टर, बेंड डिडक्शन, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो सारा हम कैलकुलेशन के साथ बात करेंगे। तो मैं आता हूँ अभी बेंडिंग के साथ। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो जूम करके, पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं बेंडिंग पे। बेंडिंग भी दो टाइप में आता है। अब दो टाइप क्या होता है, एक होता है हम लोग का वी बेंडिंग, जहाँ पे वी शेप में होता है, जैसे 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री। तो वहां पे जहाँ पे वी बेंडिंग होती है ना, वहां पे हम लोग वी बेंडिंग लगाते हैं। और एज बेंडिंग होता है, जैसे आप साइड में देख पा रहे हो, यहाँ पे जो मेरा वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वहां पे एज बेंडिंग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक पंच रहता है, एक प्लेट रहता है, तो यहाँ पे दो दाई रहती है, तो हम ऊपर से जो है स्ट्रोक करते हैं एक फोर्स में।
तो उसके बाद जो यहाँ पे एज में जो बेंडिंग हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं एज बेंडिंग, ठीक है। हम जो फाइनल जो क्वेश्चन होगा ना, हम बात करेंगे कहाँ पे जो ये मेरा लास्ट में जो फ्लैंज बनती है ना, जैसे यहाँ पे फ्लैंज एक बनते जा रहा है, तो मिनिमम हम कितना डिस्टेंस में फ्लैंज कर सकते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। हम फाइनल में बात करने वाले हैं, लास्ट वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे क्या क्या पूछता है, वो आपको पता होना चाहिए। कभी इंटरव्यू वगैरह के लिए जाओगे तो आपको ये सब वगैरह क्वेश्चन वगैरह आपको आना चाहिए, तो हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग के फैक्टर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें पूछते ही पूछते हैं के फैक्टर क्या होता है, वाई फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, ठीक है। तो जब भी हम शीट मेटल डिजाइन करते हैं ना, तो आपको वहां पे के फैक्टर डालना ही डालना होता है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है, जो ऑलरेडी सॉलिडवर्क्स में काम करते हैं उन लोग को पता ही है के फैक्टर कितना वैल्यूएबल जो है। बट जिसको नहीं, नया नया लोग है जिसको के फैक्टर नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। के फैक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू द मेटल थिकनेस, मतलब के इक्वल टू स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। जैसे अब देखो न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है ना, पता हम बात करेंगे इस टॉपिक में। जैसे मेरा ये आप देख पा ड्राइंग में देख लो, ये मेरा शीट है, ठीक है। कुछ कुछ सर्टेन एमएम का होगा, कोई थिकनेस का होगा, मुझे नहीं पता। तो मेरा ये शीट है, इस शीट को जैसे मैं यहाँ पे बैन करूंगा, इस एरिया में बैन करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक जगह क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, और यहाँ पे कंप्रेशन होगा, मतलब इस साइड जो है कंप्रेशन होगा, इस साइड टेंसाइल होगा। अब एक लाइन होता है जिस लाइन से, मतलब एक वो लाइन है जो न्यूट्रल एक्सिस, वो एक्सिस है जहां पे टेंसाइल खत्म होता है और कंप्रेशन स्टार्ट होता है, या कंप्रेशन खत्म होता है टेंसाइल स्टार्ट होता है। जिस लाइन, वो जो लाइन होगा, मतलब दोनों को डिफाइन कर देते हैं, दोनों का जो लिमिट लाइन होगा उस लाइन को बोलते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है ना। तो इस लाइन को आप बोलोगे न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट होता है ये बैंड लाइन बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बैंड अलाउंस। हम बात करेंगे क्या होता है बैंड लाइन, कितना फॉर्मूला लगाना चाहिए, ठीक है ना, तो हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं रिलीफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बेसिकली रिलीफ होता क्या है, ठीक है ना। तो रिलीफ क्या होता है, जैसे शीट मेटल होता है ना, हम उसको रिलीफ लगाते हैं, क्यों, जो कॉर्नर होता है वहां पे स्ट्रेस जनरेट होता है। अगर आप रिलीफ नहीं लगाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, क्रैक होने का चांस रहता है, लॉन्ग टाइम में उसमें क्रैक हो जाता है। तो रिलीफ को हम मिनिमाइज करने के लिए हम रिलीफ लगाते हैं, सॉरी स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए हम रिलीफ लगाते हैं। तो रिलीफ भी बहुत टाइप का होता है, जैसे रेक्टेंगुलर हो गई, ऑब्राउंड हो गई, त्यार हो गई, सर्कुलर हो गई, कांस्टेंट वॉइड हो गई। तो हर तरीके से रिलीफ होता है। तो मैं यहाँ पे जो फोटो है आप देख पाओगे, ठीक है। जैसे ये रेक्टेंगुलर रिलीफ है, तो ये सर्कुलर है, जैसे राउंड है इसको सर्कुलर बोलेंगे। त्यार रिलीफ, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऐसे कुछ नहीं रहेंगे, फ्लैट इसमें रहेंगे। ऑब्राउंड, इसमें ऑब्राउंड राउंड राउंड टाइप रहेंगे, थोड़ा स्ट्रेट होकर ऑब्राउंड रहता है यहाँ पे। और ये तो कांस्टेंट विड्थ, इसमें हम लोग जो विड्थ होगा दोनों साइड हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिलीफ लगाते हैं। तो रिलीफ भी लगाना जरूरी है, जहां पे दो फ्लैंज मीट करते हैं ना, जहां पे किसी एज से दो एज है कॉर्नर पे, वहां पे आप रिलीफ लगा रहे हो, मतलब फ्लैंज लगा रहे हो, तो वहां पे हम लोग को रिलीफ लगाना जरूरी होता है। जहां पे तीन फ्लैंज मिलते हैं आपस में, वहां पे भी हम लगाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या रिलीफ लगाओगे, ठीक है। तो अब किसी को अगर रिलीफ में डाउट है तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कौन सा रिलीफ कैसा होता है क्या नहीं होता है, तो पुराना वाला वीडियो देख ले, ठीक है। तो बेसिकली ये वीडियो जो लोग बीटेक वगैरह कर रहा है, जो लोग डिप्लोमा कर रहा है, जो लोग एमटेक के लिए कर रहा है, ठीक है, इन लोग को भी काम आएंगे, और जो डिजाइनिंग करते हैं उसको तो काम आएंगे आएंगे, ठीक है। तो दोनों वीडियो मिक्सअप है ये। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैंड अलाउंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले बैंड अलाउंस होता क्या है, ठीक है। बैंड अलाउंस इज द आर्क लेंथ ऑफ द बैंड एज मेजर अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द मटेरियल। तो ये आर्क लेंथ होता है जिसको हम मेजर करते हैं न्यूट्रल एक्सिस के साथ। तो इसका फॉर्मूला क्या है, a इंटू पाई डिवाइड बाई 180 r प्लस के टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। a जो होगा आपकी एंगल होगी, ठीक है। r होगी आपकी रेडियस, जो इनसाइड का रेडियस है, हम इसको a से r से डिफाइन करेंगे। k होगी कांस्टेंट, t होगी मेटल थिकनेस, और जो मेरा पाई होगा, जिसको मैं यहाँ पे सिंबल नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैं ऑटोकैड में है, बनाना पड़ेगा इसको, तो मैं इसको पाई लिख दिया। तो पाई की वैल्यू तो पता ही है 3.14 होता है। तो इसको लगा के हम जो है इसकी बैंड अलाउंस निकालेंगे। जहाँ पे कभी कभी डिजाइनिंग करते हो ना, वहां पे आपको के फैक्टर भी डालना पड़ता है, कभी कभी आपको बैंड अलाउंस भी डालना पड़ता है। तो उस साइज में आपको ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। कभी इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो ये फॉर्मूला वगैरह उसको बोल देना, तो एक अच्छा सा आपका इंप्रेशन बनेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत काम आता है बैंड अलाउंस निकालने के लिए। नेक्स्ट आता है, हम दिखाएं आपको बैंड अलाउंस क्या होता है और बैंड डिडक्शन क्या होता है। हम डिडक्शन भी बात करने वाले हैं। तो ये बैंड अलाउंस है, ठीक है। और बैंड डिडक्शन कैसे निकालते हैं, जो आपकी जो यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, आउटसाइड सेटबैक होता है, ठीक है, उससे हम जो है बैंड अलाउंस माइनस कर देंगे तो बैंड डिडक्शन निकल जाता है। तो बेसिकली इसकी फॉर्मूला होता है। तो बैंड डिडक्शन क्या हुआ, मैंने आपको समझा दिया है ना, डिफरेंस बिटवीन बैंड अलाउंस एंड ट्वाइस द आउटसाइड सेटबैक,
तो जो मेरा बेन डिडक्शन होता है ना, तो ये फॉर्मूला होता है जैसे 2 इंटू आर प्लस टी 10a/2, ठीक है, माइनस बी है, जैसे बैलेंस को माइनस करने के लिए बताया था मैंने। तो जैसे हम लोग देख पाएंगे, ए होगा मेरा बेन एंगल हो गई, आर रेडियस होगी, इनसाइड रेडियस हो जाएगा मेरा, बी ए बैलेंस होगा, टी होगा थिकनेस हो जाएंगे। तो ये होगी आपकी निकालने की फॉर्मूला। इसको आप लिख लेना, वीडियो को पॉज कर लो, इसको लिख लो, बहुत काम आने वाला है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी जो हम आता है ना, कभी मान लो कभी आपने एक शीट है ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आपको फ्लैट लेन निकालना होता है। कभी कभी मेरे पास कभी मैं कंपनी वगैरह में काम करता हूँ, तो मेरे पास एक इक्विपमेंट आता है, जैसे कोई डिजाइन आ गई, तो इसमें ऑलरेडी बैंड वगैरह है, तो उस बैंड जो बैंड है उसको मुझे फ्लैट लाइन निकालना होता है। तो हम फ्लैट लाइन कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है। जैसे मेरा ए लेंथ होगी, जैसे फ्लैट लेंथ होगी मेरा ए होगी, और जो मेरा जिसके परपेंडिकुलर लेंथ होगी मान लो ए बी होगी, तो हम जो है इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हो, बेन अलाउंस एंड बेन डिडक्शन। तो हम इस तरीके से देख के ना उसको निकाल पाओगे फ्लैट लाइन निकालने के लिए। तो ये आप इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं फॉर्मूला का। तो उससे पहले मैं फॉर्मूला से जाने पहले मैं आपको एक बार डाई के बारे में समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाई, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं प्रोग्रेसिव डाई के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिसको भी देखना है पूरा देख सकते हो। जो कंपनी लेवल में काम होता है उस तरीके से मैं प्रोग्रेसिव डाई बना चुका हूँ। प्रोग्रेसिव डाई बीजट से भी मैंने काम किया हूँ, और दूसरी चीज मैनुअली भी बना चुका हूँ, जाके वो लोग देख सकते हैं जिसको नहीं देखा है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टाइप्स ऑफ डाई, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ डाई जो होते हैं, हम लोग 4 टाइप में डाई होता है। एक होता है सिंपल डाई, एक होता है कंपाउंड डाई, नेक्स्ट होता है कॉम्बिनेशन डाई, इसमें हम 2 कॉम्बिनेशन करते हैं कटिंग में, एक होता है प्रोग्रेसिव डाई, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल की। जिसको भी ये वीडियो चाहिए, जिसको भी ये डाई वगैरह डिजाइन चाहिए, वो कमेंट करे। अगर अच्छा रेस्पॉन्स आएंगे तो मैं ये डाई बना दूंगा। ऑलरेडी प्रोग्रेसिव बना चुका हूँ, कॉम्बिनेशन कंपाउंड सिंपल तीनों डाई बना दूंगा मैं, ठीक है। इसमें मैं फ्री ट्रायल दे दूंगा आप लोग को। सिंपल डाई में क्या होता है, सिंगल एक्शन है ना, जिसमें हम लोग सिंपल परफॉर्म ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कोई सिंगल ऑपरेशन करते हैं एक ही स्ट्रोक में, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे सिंपल डाई। नाम से पता है सिंपल, ठीक है ना, एक ही स्ट्रोक में एक ही काटिंग करेंगे भाई, एक ही ऑपरेशन होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सिंपल डाई। आप देख पा रहे हो, ये पंच है, ये प्लेट है, ये आपको स्टिपर प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे पार्ट है। तो इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट आता है हम कंपाउंड डाई, ठीक है ना। कंपाउंड डाई में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करेंगे इसमें, मोर देन 1 कटिंग ऑपरेशन, मतलब एक से ज्यादा होगा एक स्ट्रोक में, ठीक है ना, और एक ही स्टेज में। इसमें ध्यान रखना, स्ट्रोक अलग है, स्टेज अलग है, ठीक है। तो स्टेज अलग हो जाएगी, स्ट्रोक अलग होगी। स्ट्रोक मतलब हम एक बार में, ठीक है ना, और एक स्टेज में, ठीक है ना, एक स्टेज में एक बार में हम एक ही ऑपरेशन एक से ज्यादा करोगे कंपाउंड में, ठीक है ना। तो ये होगी कंपाउंड में। नेक्स्ट आता है हम लोग की कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन डाई होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो मेरा देखो, मोर देन 1 कटिंग एंड फॉर्मिंग ऑपरेशन, इसमें हम लोग कटिंग भी करेंगे, फॉर्मिंग भी करेंगे, एक ही स्ट्रोक में एक ही स्टेज में। ये ध्यान रखना है, एक ही स्टेज में करेंगे एक ही स्ट्रोक में, बट इसमें ऑपरेशन क्या होगा, एक कटिंग ऑपरेशन होगा, एक फॉर्मिंग ऑपरेशन होगा, तो दोनों होगा ये कॉम्बिनेशन को, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन डाई, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग की प्रोग्रेसिव डाई। तो प्रोग्रेसिव डाई में क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस पे कटिंग होता है, अलग अलग ऑपरेशन होती है, ठीक है ना। तो इसमें हम बात करते हैं जैसे मोर देन 1 कटिंग ऑपरेशन विल बी परफॉर्म इन 1 स्ट्रोक, बट at different stages punch out the sheet is progressing from the one stage to another stage, completing its punching operation so that the blanking will be the last operation, है ना। जिसको भी इसमें वीडियो चाहिए वो जाके देख ले, सारा डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे होता है प्रोग्रेसिव डाई, ठीक है। जो शीट मेटल वगैरह में काम कर रहा है, ठीक है ना, जो एक अलग स्टेज में जाना चाहता है, वहां पे प्रोग्रेसिव डाई वगैरह सीख ले अच्छे से, अच्छा स्कोप है फ्यूचर में, ठीक है, बहुत अच्छा आप कमा सकते हो, बहुत अच्छा स्कोप है। जिसको भी ये चारों डाई अलग अच्छे से सीख लेना, बहुत अच्छा फ्यूचर में स्कोप है। अगर आप अभी एक लेवल में आप स्टक कर रहे हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, वो प्रोग्रेसिव डाई, कंपाउंड डाई, सिंपल डाई, कॉम्बिनेशन डाई, ये डाई वगैरह अच्छे से सीख ले, उसको मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे से स्कोप है, बहुत स्कोप मिलेंगे, ठीक है। शीट मेटल में बहुत स्कोप है, बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट में आप काम कर सकते हो। तो वो ये सब देख ले पहले। तो अब हम आते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले है, ये पूरे फॉर्म में है, एक से ज्यादा होगा तो हम फॉर्मूले बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम होते हैं पंचिंग, ठीक है। अब पंचिंग क्या होते हैं भाई, मैंने लास्ट अभी डिस्कस किया, अब देख लो, पता ही आपको, ठीक है ना।
तो हम जो पंचिंग होता है जहाँ पे होल वगैरह करते हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, तो उस केस में देखो ये फॉर्मूला लगता है, टी मेरा क्या होगी, पंचिंग बोलते हैं हम इसको, डी मेरा होगी पंच डायामीटर, ठीक है ना, इसमें मेरा डाया आ जाएंगे, मैं डाई लिख दिया, ठीक है, और सी जो होगा मेरा क्लियरेंस हो जाएंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर मेरा कोई पंच है, उसके डायमीटर मेरा 30 mm है और क्लियरेंस है मेरा 0.02, अब मैं क्लियरेंस कैसे मिल गया, मुझे तो हवा से तो नहीं मिलेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला है, मैं नीचे बात करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लिया 0.02, तो हम फॉर्मूला में लगाएंगे, डी हो गई, देखो जहां में हम पंचिंग करेंगे ना तो हम इसको प्लस करेंगे, अगर आप ब्लैंकिंग करोगे तो इसमें माइनस करोगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पंचिंग करोगे हमेशा प्लस में करना और ब्लैंकिंग करोगे तो हमेशा माइनस में करना, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, सारा फॉर्मूला इसमें ही है। तो हम क्या करेंगे, डी प्लस 2c, डी हो गई मेरा 30, सी हो गई 0.02, ठीक है, तो हम इसको लिखाएंगे कितना हो जाएगा 30.0.4, तो ये मेरा होगी पंच का जो मेरा डाया निकलेंगे तो वो निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब निकलेंगे हम उसकी बात करेंगे ब्लैंकिंग की, ब्लैंकिंग जो है इसमें माइनस में आएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हूँ, तो डी मेरा 5 डाया हो गई है ना, सी क्लियरेंस हो जाएगा, तो डायमीटर मेरा 30 हो गई और क्लियरेंस 0.02, तो हम इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 29.96। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है मैं इसको स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं क्लियरेंस पे, अब बात करते हैं क्लियरेंस पे। तो क्लियरेंस के भी फॉर्मूला होते हैं दोस्तों, जैसे हम क्लियरेंस को हम लिखते हैं 0.003, बट इसमें और एक डिजिट आता है, इसको 2 बोलते हैं, 0.0032 आता है, तो मैं इसमें 3 लिखा हूँ, इंटू टी, बाकी आपकी रूट ऑफ टाउ रहेगा, टाउ क्या होता है, शेयर फोर्स, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन को हम टाउ में बोलते हैं, तो टी होगी थिकनेस, टाउ होगी आपकी शेयर स्ट्रेस। तो हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेरा टाउ के वैल्यू जो है 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, इसको हम MPa भी बोलते हैं, ठीक है, मेगापास्कल भी बोलते हैं, और जो थिकनेस होगी 2 mm का होगी, तो मेरा कितना क्लियरेंस निकलेंगे इसमें, तो आप इस फॉर्मूला में लगा दो 0.003 इंटू टी, ठीक है, और रूट ऑफ टाउ, तो टाउ अप्रोक्सीमेटली आता है आपकी 17.32 और इसमें टी होगी 2 mm की थिकनेस होगी, तो आपकी क्लियरेंस निकल के 0.01 के अप्रोक्सीमेट निकल जाएंगे। तो ये फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है, तो बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। ये सब अगर आप कई इंटरव्यू में आप बात करते हो, तो इस लेवल पे अगर किसी इंटरव्यू में आप बता रहे होगे ना, तो अलग ही इंप्रेशन बनेंगे, क्योंकि ये सब जो है हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं, जब भी हम डाई वगैरह करते हैं, एसिड वगैरह करते हैं, तो कब कुछ चीज में मैनुअली वगैरह में करना पड़ता है, तो ये सब जो है आपको बहुत काम आने वाला है। जो हमने जब मैंने बीटेक वगैरह किए थे, तो इस टाइम में हम लोग की जो फॉर्मूला वगैरह बनते थे, हमने कैलकुलेशन वगैरह किया था, तो एग्जाम वगैरह के लिए हम प्रिपरेशन किए थे, तो हम ये सब वगैरह करके आए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कैलकुलेशन पे, ठीक है, एक फॉर्मूला करते हैं, एक नहीं दो करेंगे, एक हम करेंगे उसकी फोर्स कैलकुलेशन और इसमें हम एक में डाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डाई एंड पंच साइज ऑफ द ब्लैंकिंग डाया, मतलब जो ब्लैंकिंग डाया है 40 mm है और थिकनेस जो है 1.2 mm है और इसकी शेयर स्ट्रेस हो रखा है 394 MPa, कैलकुलेट द डाई एंड पंच साइज फॉर द सेम कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या गिवन है, डी दे रखा है, डी कितना है 40 mm डायमीटर में है, थिकनेस कितना दे रखा है टी 1.2 mm का, टाउ क्या दे रखा है, शेयर स्ट्रेस दे रखा है मेरा 394 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, इसमें MPa को कन्वर्ट कर लेना न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लियरेंस का फॉर्मूला बताया, हमने क्लियरेंस निकाल लिया 0.071 निकल गया। अब हम ब्लैंकिंग डाया निकालेंगे, ठीक है ना, तो ब्लैंकिंग डाया निकालेंगे, ठीक है, तो ब्लैंकिंग डाया मेरा कितना आ जाएंगे, फॉर्मूला लगा दो, मैंने बताया था ब्लैंकिंग में माइनस आएंगे, तो माइनस निकल गए तो 39.85 आ जाएंगे और ये यहाँ पे पंचिंग हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप पंचिंग कर लेना, तो मैं इसको पंचिंग कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। तो मेरा पंचिंग डाया कितना मिल जाएगा, पंचिंग डाया निकल जाएंगे मेरा प्लस में आएंगे 40.14। तो इस तरीके से ब्लैंकिंग और पंचिंग डाया आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला होता है, जिसको भी लिखना है लिख लो। आपको क्या सही है, पहले सही है आपको क्लियरेंस सही है, फिर इसकी डायामीटर सही है, ठीक है, और उसकी क्या सही है, थिकनेस सही है। अगर कहीं में आपको डायामीटर निकालना है, थिकनेस दे रखा है, क्लियरेंस है आपके पास, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो दोनों ब्लैंकिंग और जो आपकी पंचिंग होती है, दोनों की डायामीटर वगैरह निकालने के लिए इस फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं ये देखो इस तरीके से आप जो सर्कल होता है ना, सर्कल वगैरह का वो निकाल सकते हो आप। तो नेक्स्ट हम लोग के आ जाएंगे, इसमें हम आएंगे कटिंग फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो है इसमें अपने को क्या निकालना है,
कैलकुलेट द कटिंग फोर्स निकालना है। अब ये आपकी हो गई काम का चीज, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी डिजाइनिंग कर रहे हो, अच्छा पोस्ट में हो, डिजाइनिंग पोस्ट में हो, तो उन लोग के लिए हो गई है। तो इसमें हमको कैलकुलेट द कटिंग फोर्स ऑफ ए ब्लैंक 35 mm विड्थ एंड लेंथ दे रखा है 45 mm लेंथ दे रखा है, थिकनेस 2 mm, शीट का जो शियर स्ट्रेस दे रखा है 394 न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो गई। इसमें हमको कटिंग फोर्स निकालना है। तो दोस्तों कटिंग फोर्स निकालने से पहले कोई भी आपकी कटिंग फोर्स होता है तो इसमें कैसे आ जाएंगे, रेक्टेंगल आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। एक ऐसे रेक्टेंगल आ जाएंगे बेसिकली। तो इसका जो हम लोग की वो दे रखा है, जो मेरा लेंथ दे रखा है, जो लेंथ हो गई वो 45 हो गई और ये जो हो गई 35 हो गई। अगर मान लो मेरे लेंथ की जगह पे यहाँ पे मेरा सर्कल आ जाएंगे तो क्या करोगे, तो उसके क्या निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे या सरकमफेरेंस निकालोगे। तो सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होगा, 2πr हो जाएंगे। और इसका कितना होगा, जो इसका पेरीमीटर होगा क्या होगा, 2 × L/W, मतलब जो लेंथ और विड्थ होगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या निकालना होगा, पता होना चाहिए आपको, सबसे पहले उसकी सरकमफेरेंस पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए जब भी इस तरह के फॉर्मूला मिले, ठीक है। जिसको भी नहीं पता वो लिख लो, बता रहा हूँ, सर्कल का 2π होगा और रेक्टेंगल का होगा 2 × L × B, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले दे रखा है क्या, मेरा गिवन दे रखा है W। तो W कितना हो गया मेरा 35 दे रखा है, इसको आप लेंथ B भी मान सकते हो, L × B भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो L दे रखा है, लेंथ दे रखा है, इसमें स्मॉल t और कैपिटल T में ध्यान रखना। यहाँ पे मैं स्मॉल t में लिखा हूँ, स्मॉल स्केल में लिखा हूँ, यहाँ पे मेरे कैपिटल में है, ठीक है। तो W स्मॉल W कितना है 35 है, स्मॉल L है आपको 45 है, थिकनेस 2 mm है और टाउ जो मेरा शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस में होगा, स्ट्रेंथ होगा, तो मेरा कितना 394 न्यूटन पर mm स्क्वायर में हो जाएगा। अब इसकी में हम पेरीमीटर निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाया मैंने 2 × L × W, तो क्या हो जाएगा 45 + 35 × 2 160 mm की निकल जाएगी, टोटल लेंथ निकल जाएगा, मतलब कटिंग लेंथ जितना mm आपको कटिंग करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम कटिंग फोर्स निकालते हैं। कटिंग फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, L मतलब कितना होगा, पेरीमीटर लेंथ होगा। ये आपकी जो L दे रखा है ना, जो आपने स्मॉल में है उसको मत डालना यहाँ पे, तो इसमें पेरीमीटर जो वैल्यू होगा वो डालोगे आप, ठीक है। तो L × T थिकनेस हो जाएगी, टाउ का हम लोग दे रखा है इसमें 394, जिसको भी टाउ चाहिए वहां पे टाउ का वैल्यू कितना फोर्स में लगाना चाहते हो आप उसको पता लग जाएगा। और जिसको ये नहीं पता है वहां पे शार्ट मिल जाएगा, शार्ट में पता लग जाएगा SS का कितना होगा, MS का क्या होगा। मैंने ऑलरेडी एक स्प्रिंग का वीडियो डाला था, उस स्प्रिंग के वीडियो में कितना स्ट्रेस निकल के आता है वो है, वो आप देख लो, नहीं तो मैं इसमें आपको दिखाई देता हूँ कितना होना चाहिए। तो जिसको भी नहीं पता, ये वाला जो है मैं दे रखा हूँ, इसमें सब कुछ मिल गया, कौन सी स्ट्रेस, अगर कार्बन स्टील यूज कर रहे हो, ठीक है, SS यूज कर रहे हो, तो इसमें मिल जाएंगे कितना आपका होना चाहिए, MP कितना होना चाहिए, शियर स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे पुट कर सकते हो कितना स्ट्रेंथ का कितना होना चाहिए। तो इसमें आपकी SS का मिल जाएंगे, ठीक है, CS का मिल जाएंगे। तो कुछ है आपको निकालना पड़ेगा, जो ऐसे शार्ट मिल जाएंगे, जिसको भी शार्ट चाहिए मैं दे दूंगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से आप इसकी शियर स्ट्रेस निकालोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैन्युअली कैलकुलेट किया था, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युअली लिया था मैंने। तो इस तरीके से इसकी आप टाउ निकालोगे, ठीक है ना। तो टाउ जो है वहां पे 60 कौन का कितना टाउ होता है, जो एवरेज होता है वो लेना आप, ठीक है। जो पीक वैल्यू है वो मत लेना, जो एवरेज निकल के आएगा वो लेना है आपको, तो ये आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम कितना निकलेंगे 126 किलो न्यूटन का अपने को मिल जाएंगे वैल्यू। तो इस तरीके से किलो न्यूटन आपकी फोर्स लगने वाला है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर कुछ नया मिला इस वीडियो को तो यहाँ पे थम्स अप करो, नीचे कमेंट करो अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से सिखाने में आपको वीडियो वगैरह बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, कुछ नया मिलता है तो लाइक कर देना। तो नेक्स्ट हम आते हैं इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये जो लोग अभी नया हो, कभी इंटरव्यू वगैरह अब जा रहे हो, कभी इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हो, तो ये क्वेश्चन देख के जाओ, डेफिनेटली आपको इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। और ये चीज आपको जहां इसमें बहुत सारे जैसे क्वांटिटेटिव एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये सब आप देख के जाओ जब भी इंटरव्यू वगैरह आपको जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, बात करते हैं सबसे, व्हाट इज द रिकमेंडेड इनसाइड बेंडिंग रेडियस ऑफ शीट मेटल फैब्रिकेशन। जो फैब्रिकेशन करते हैं ना, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें जो इनसाइड बेंडिंग रेडियस होता है वो कितना होना चाहिए, कितना रिकमेंडेड है, ठीक है ना। तो कितना होता है, जो शीट की थिकनेस होता है ना उसको आप 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है आपकी आंसर। तो ये पूछते हैं इंटरव्यू में, ध्यान रखना, ये होता है हार्ड मेटल के लिए, ठीक है ना। तो जो SS हो गई, MS हो गई, इसके लिए हम 0.7 इंटू इनसाइड रेडियस में, ध्यान रखना ये इनसाइड रेडियस की बात कर रहा हूं मैं,
तो बेंडिंग रेडियस उसमें मत समझ लेना, इनसाइड बेंडिंग रेडियस है, ठीक है। तो 0.7 इन द शीट थिकनेस। अगर प्लास्टिक का सही है तो मैंने लास्ट वीडियो में देख लो, प्लास्टिक के ऊपर मैं जो बना रखा हूँ फ्लैंस वगैरह के लिए प्लास्टिक में, जिसमें मैं रीब बॉस वगैरह का वीडियो बना रखा हूँ, उसमें मैं ले रखा हूँ इनसाइड रेडियस आउटसाइड रेडियस कितना होना चाहिए। प्लास्टिक में भी मैंने ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं वीडियो बना रखा हूँ, इस तरीके से नहीं, उसमें मैं डिजाइनिंग जब मैंने बनाया था एक इलेक्ट्रिकल पैनल का, तब मैंने बताया उसको। तो वीडियो देख लो, वो वाला वीडियो प्लास्टिक का भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फ्लैंज लेंथ ऑफ ए शीट मेटल बेंडिंग। जब शीट मेटल बेंडिंग होती है तो मिनिमम कितना की फ्लैंज है उसको हम बैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिनिमम मतलब इससे कम जो लोगे ना तब बैंड नहीं होगा, मतलब तो मिनिमम कितना तक जा सकते हो। जो फ्लैंज बनती है ना साइड में जो अलग से, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, तो ये इसमें दिखाऊंगा, जैसे ये फ्लैंज होगी, ठीक है। तो ये फ्लैंज मिनिमम हम कितना ले सकते हैं जब हम वहां पे बैंड हो सकते हैं, ठीक है। तो कितना होगा, जो आपका थिकनेस होगा ना, जो थिकनेस होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और जो इनसाइड बेंड रेडियस होगा उसको ऐड कर दो। मतलब आप अगर 1 mm की आप थिकनेस की शीट ले रहे हो तो 4 mm अप्रोक्सीमेटली 4.2 4.1 आ जाएंगे आपकी, तो इतना आप लेंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंडेड होल स्लॉट डिस्टेंस फ्रॉम द एज। मैंने आपको पूछा था, आप कहीं शीट मेटल में होल मार रहे हो, होल विजेट मार रहे हो, ठीक है। तो उस होल जो साइड होती है, जो एज होते हैं, तो मतलब जो लास्ट लाइन होंगे, जो वहां पे एज होगा, तो वहां से मिनिमम कितना डिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है, तब आप होल कर पाओगे। तो वो जो होता है ना आपकी बेसिकली, तो शीट की थिकनेस का 3 गुना 3x प्लस जो इनसाइड रेडियस है, तो इतना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, वो रिकमेंडेड डिस्टेंस है। जब वहां पे होल करोगे तो होल की जो सेंटर होगा ना, जो एज होगा, होल की जो एज होगा, वो एज से इतना डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आप उसमें होल लगाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल टॉलरेंस अलोइंग द ड्यूरिंग शीट मेटल डिजाइन। जो शीट मेटल में जो डिजाइन करते हैं, जो टॉलरेंस होता है, तो कौन सी आईएसओ से चलता है, मतलब कौन सी आईएसओ फॉलो करता है। तो हम जो आईएसओ लगाएंगे आईएसओ 2768M, ठीक है, इस आईएसओ से हम फॉलो करते हैं अब तक का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है के फैक्टर। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है के फैक्टर क्या होता है, जो ऑपरेशन वगैरह है वो भी एक बार पढ़ लेना, वो भी पूछते हैं, तो इसमें मैंने ऐड नहीं किया हूं। तो नेक्स्ट आता है हम लोग के वाई फैक्टर। वाई फैक्टर क्या होता है, ठीक है। देखो के फैक्टर होता है, हम बेंडिंग वगैरह अलाउंस वगैरह निकालने के लिए होता है, जैसे कितना बेंडिंग हो रहा है, बेंड रेडियस कितना आ रहा है, वो निकालने के लिए के फैक्टर काम आता है। लेकिन वाई फैक्टर कहाँ काम आता है, जो हम लोग की फ्लैट लेंथ होता है ना, पार्ट की जो फ्लैट लेंथ होता है ना, उसको निकालने के लिए अपने को वाई फैक्टर काम आता है। तो वाई फैक्टर का वैल्यू होता है, वाई फैक्टर कैसे निकालते हैं, के इंटू पाई, पाई हो जाएगा आपके 3.14 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, इससे निकाल लोगे तो आपके के फैक्टर निकल जाएंगे, ठीक है। पूरी वाई फैक्टर निकल जाएंगे आपकी। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द वेरियस सरफेस फिनिश ऑपरेशन डन इन द शीट मेटल पार्ट। तो शीट मेटल में जैसे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को फिनिशिंग करते हैं, तो हम इसमें क्या क्या फिनिशिंग सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन लगाते हैं। सबसे पहले पाउडर कोटिंग करते हैं, आप देखते हो कभी अलमारी वगैरह होती है, कैबिनेट वगैरह होती है, हम इसमें बहुत सारा सरफेस फिनिशिंग के लिए हम कोटिंग करते हैं ना, ठीक है। एनोडाइजिंग करते हैं, टिन प्लेटिंग करते हैं, सिल्वर प्लेटिंग करते हैं, प्री ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये जो ऑपरेशन होता है, तो आप ये भी पूछते हैं, ऑलरेडी मुझे पूछा गया था कभी इंटरव्यू वगैरह में भी पहले की। तो ये भी ऑपरेशन जो होती है आपको बताना पड़ेगा। तो पाउडर कोटिंग क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है ये भी, ठीक है। बट कॉस्टिंग का भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है ना। एनोडाइजिंग भी करते हैं, टिन प्लेटिंग भी करते हैं, सिल्वर प्लेटिंग भी करते हैं, प्री ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये क्या होता है एक बार देख लो आप, तो अगर नहीं पता तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा वहां पे, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्ट सिलेक्शन ऑफ द शीट मेटल। शीट मेटल जो हम डिसाइड करते हो, तो क्या क्या फैक्टर जो है सिलेक्शन में इफेक्ट होता है, ठीक है। प्रोडक्ट आईपी रेटिंग, वर्किंग टेम्परेचर, कोरेशन रेजिस्टेंस। तो ये जो फैक्टर आप शीट मेटल डिसाइड करते हो, तो ये अगर आपको लेके चलना होता है, ठीक है। व्हाट आर द रेनफोर्समेंट टेक्निक यूज इन द इम्प्रूव शीट मेटल पार्ट स्ट्रेंथ। तो शीट मेटल की जो पार्ट बनती है, तो उसको स्ट्रेंथ, जो इंटरनल स्ट्रेंथ होता है ना, इसको इंप्रूव करने के लिए क्या क्या लगा सकते हैं हम शीट मेटल में। जो ऑलरेडी शीट मेटल में काम कर चुके हो, है ना, तो उसको पता होंगे क्या काम लगाना चाहिए। और जो नहीं कर चुके हैं, मतलब जो सॉलिडवर्क्स में काम या एनएक्स वगैरह में काम नहीं कर रहा है, तो वो बंदे के लिए ये होगी, जैसे रीप होगी, लोवर्स होगी, लेंस होगी, टैप होगी। ये जो हम लगाते हैं ना किसी शीट में, तो इसकी जो है ना इंटरनल स्ट्रेच ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा ये जो रेनफोर्समेंट फोर्स बनेगा ना, तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो इंप्रूव हो जाएगा शीट मेटल पार्ट जो है। तो ये जो है आपको लगाना होता है स्ट्रेंथ के हिसाब से। कहीं पे मान लो स्ट्रेंथ बहुत वीक है, जैसे कॉर्नर्स होते हैं, बहुत सा कॉर्नर में हम लोग रीप लगाते हैं, है ना, इसलिए लगाते हैं कि वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा जनरेट हो,
तो इस केस में आप वहां पे रीव लोअर वगैरह लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ए प्रेस टूल इन शीट मेटल। अब हम प्रेस टूल शीट मेटल में क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, तो प्रेस टूल होते हैं ना, प्रेस टूल आर यूज इन हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक यूज करते हैं, न्यूमेटिक यूज करते हैं, मैकेनिकल प्रेसेस प्रोड्यूस सम इन शीट मेटल पार्ट। तो प्रेस शीट मेटल के पार्ट होते हैं ना, हम वहां पे किसी स्ट्रक्चर को शेप देने के लिए ना हम प्रेस करते हैं, ठीक है। प्रेस टूल कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द ऑपरेशन ब्लैंकिंग, पर्सिंग, बेंडिंग एंड फॉर्मिंग, ठीक है। तो इसके हिसाब से प्रेस टूल को हम अलग से क्लासिफाई करते हैं, जैसे ब्लैंकिंग करना है, पर्सिंग करना है, बेंडिंग करना है, फॉर्मिंग करना है, तो उस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द वेरियस शीट मेटल असेंबली ऑपरेशन। तो शीट मेटल को असेंबली करने में क्या क्या ऑपरेशन हम डालते हैं, जैसे 3-4 शीट होते हैं, हम इसको असेंबली करने के लिए क्या क्या करते हैं। स्क्रू तो देखते हो आप, बेसिकली बहुत सारा देखा हुआ देखते हो, जैसे कि वहाँ पे कैबिनेट वगैरह हो गई, वहाँ हो गई क्या बोलते हैं आपकी कंप्यूटर की सीपीयू हो गई, जैसे मैंने बनाया था कंप्यूटर की सीपीयू, वहाँ पे बहुत सारे रेबिट वगैरह लगा रखा था। स्क्रू हो गई, वेल्डिंग भी करते हैं, फोल्डिंग भी करते हैं। फोल्डिंग, अब फोल्डिंग क्या होगी, जैसे हम लैप करते हैं, हेम जॉइंट वगैरह करते हैं, उसमें फोल्डिंग में आ जाता है, ठीक है। तो रेबिटिंग वगैरह करते हैं, जो ऑलरेडी मेरा सीपीयू का वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लो, सारा आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डुअल पिन। डुअल पिन, डुअल पिन होता क्या, पहली बात है ना, तो डुअल पिन आपको नहीं पता है तो आप बता नहीं पाओगे, तो मैं एक बार डुअल पिन क्या होता है आपको दिखा देता हूँ। ये जो होता है ना आपकी डुअल पिन होता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये जो हम लोग का हो गए डुअल पिन हो गई। अब डुअल पिन क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना, तो डुअल पिन यूज करने का क्या काम होता है, मतलब क्यों हम यूज करते हैं इसको। तो डुअल पिन हम वहां पे अलाइन मतलब यूज करते हैं जहां पे 2 से ज्यादा पार्ट को हम अलाइन करते हैं, मतलब एक ही एक्सिस पे रहे, इसके लिए हम जो है असेंबली में डुअल पिन वगैरह यूज करते हैं। जहां प्रोग्रेसिव डाई मैंने बनाया था वहां पे जाके देख लो डुअल पिन क्या होता है, आप देख जाओगे तो समझ जाओगे डुअल पिन कहाँ यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेन डायरेक्शन इन शीट मेटल ड्यूरिंग बेंडिंग। अब भाई ग्रेन डायरेक्शन क्या होता है, ग्रेन डायरेक्शन वहां होता है जहां पे आप कोई प्लेट होती है ना, देखो प्लेट को हम जैसे हम लोग वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, बेंडिंग वगैरह करने, रोलिंग करने से पहले 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक बताऊंगा आगे में, आगे आएंगे इसको। तो ग्रेन स्ट्रक्चर जो हम लोग इसको प्रेस करते हैं, तो स्ट्रक्चर का जो डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन बोला स्ट्रक्चर जो फैलते हैं, जो इसकी सेन होते हैं ना, सेन के जो लिंकेज जो बनती है ना, जो फैलते हैं वो, ठीक है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो बेंडिंग इन रोलिंग डायरेक्शन इन सॉफ्टवेयर मटेरियल रिजल्ट इन क्रैक्स। अगर आप बेंडिंग को जहां पे जिस डायरेक्शन में रोलिंग हुआ है ना, उस डायरेक्शन में अगर करोगे तो रिजल्ट में क्या आएंगे, क्रैक आएंगे। सॉफ्ट मटेरियल होगा तो इसमें क्रैक आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए जब हम बेंडिंग करते हैं ना, तो रोलिंग डायरेक्शन की परपेंडिकुलर हम हमेशा उसकी बेंडिंग करते हैं। जो लोग बेंडिंग करते हैं, जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो लोग वहां पे काम करते हैं, बेंडिंग मशीन वगैरह चलाते हैं, वो लोग को बताऊंगा ये। तो इसीलिए हम जो इसकी रोलिंग डायरेक्शन है उसकी परपेंडिकुलर हमेशा करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। और रही बात ग्रेन डायरेक्शन में, इसको मैं अभी आगे जो मेरा केस आएंगे मैं उसमें डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा आता है, व्हाट आर द वेरियस शीट मेटल मटेरियल। सबको पता है भाई, एमएस यूज करते हैं, एसएस यूज करते हैं, है ना, जीआई यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, एक्सआर ऐसे लिख लेना, इसको पता जाना चाहिए। इसमें भी ग्रेड आता है, एमएस का भी ग्रेड आता है, एसएस का भी ग्रेड आता है, ठीक है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, वो जाके वहां पे देख लो आप लोग। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन हॉट रोल एंड कोल्ड रोल। हाँ, मैं यही भी बताने वाला था आपको। जो हॉट रोलिंग प्रोसेस होता है ना, और कोल्ड रोलिंग प्रोसेस क्या होता है। जो हॉट रोलिंग प्रोसेस होता है ना, तो इसको हम एबोक क्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर होता है ना, उसके हम लोग एबोक करते हैं, मतलब उसके ऊपर कम करते हैं जो टेम्परेचर होता है ना। और जहाँ पे कोल्ड रोलिंग होता है वहां पे हम क्या करते हैं, एट रूम टेम्परेचर करते हैं। अगर हॉट रोलिंग करते हैं तो वहां पे हमारा क्या दिक्कत हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है ना बाद में स्ट्रिंग होगा, क्योंकि उसको आप मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा ले जाओगे उसको, है ना, तो डेफिनेटली कूलिंग होने में वो तो स्ट्रिंग होंगे, तो वो दिक्कत उसमें आती है, ठीक है ना। जो आप जितना चाहते हो तो रिजल्ट ज्यादा लेके चलते हैं, जैसे हम लोग मोल्डिंग पे क्या लेते हैं, श्रिंकेज वगैरह लेके चलते हैं ना, लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी होता है। जो लोग रोलिंग वगैरह में काम करते हैं उसको पता होगा इसी से। नेक्स्ट आता है न्यूट्रल एक्सिस। तो मैंने आपको पहले बताया था न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है। देखो न्यूट्रल एक्सिस इज द व्हेन द मेटल इज बेंड एट द टॉप सेक्शन गोइंग अंडर को compression and bottom section under भी stress, the line where the transaction from the compression stretching occur is called neutral axis। मतलब जिस लाइन से, जो लाइन डिफाइन करते हैं कंप्रेशन जोन और जो टेंसाइल जोन को डिफाइन करते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं दिखा देता हूँ। जैसे न्यूट्रल एक्सिस, ये कंप्रेशन जोन और ये होगी टेंसाइल जोन, दोनों को जो डिफाइन करते हैं उस लाइन को हम न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर यही रहा हूँ कि अब जो है जो क्वेश्चन को समझो, उसका मीनिंग समझो। देखो कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट समझोगे तभी समझ पाओगे सारी चीजें। तो मेरा बोलने का तरीका यही है। तो नेक्स्ट हम आते हैं
एक्सप्लेन व्हाट इज ब्लूप्रिंट रीडिंग, तो ये भी पूछते हैं कभी कभी। तो ब्लूप्रिंट रीडिंग क्या होता है, एक स्ट्रक्चर मैप की होता है जो स्टील स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, मतलब जो स्टील स्ट्रक्चर होता है ना, तो वहां पे ब्लूप्रिंट रीडिंग मिल जाती है, उसको देख के हम उसको जो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं हम उसको नाप लेते हैं। तो बेसिकली इतना ही था इस वीडियो में। आई गेस आपको अगर वीडियो को कुछ नया मिला, कुछ सीखने को मिले तो थम्स अप कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। कभी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये वीडियो देख के जाओ, मेरा दावा है अगर ये वीडियो देख के जाओगे डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट पॉजिटिव में आएंगे। अगर जो वीडियो को नहीं देखा है एक बार पूरा वीडियो देख ले, तो आपका जो अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना, आप खुद मेरे से कमेंट पे डाल दो आपको कैसे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। जो शीट मेटल पे नया है, जो शीट मेटल पे बस सीखे है, उस वीडियो को देखने के बाद आपकी कितना अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है वो मुझे कमेंट पे डाल दे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नीचे कमेंट करो, अगर कुछ नया सीखने को मिले वहाँ कमेंट पे बताओ आपको क्या सीखने को मिले। अगर अच्छा लगा तो वहाँ पे दोस्तों के साथ शेयर करो। तो बेसिकली जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो इस तरीके से ट्रेनिंग करता हूँ कि जो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो पाओ। अब देखो जैसे न्यूमेरिकल करके दिखाया आपको, तो क्या होता है बेसिकली जब जॉब में जाते हो ना बहुत सारे नया नया चीजें मिलते हैं, जो आप सीखते हो वो तो होते हैं, वो आपके 30% काम आएंगे, 70% तो आपको नया नया चीजें वहां मिलते हैं। तो बेसिकली जो मेरा कॉन्सेप्ट है यही है कि आप कहीं पे भी जाओ तो आप वहां पे सिचुएशन को टैकल कर पाओ, ठीक है। तो वहां पे आप कोप अप कर पाओ कि मैं इस तरीके को आप ले जाओ, हम अपने साथ टैकल कर पाओ। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट वही था। तो इतना ही रखते हैं। अगर कुछ आपको अगर सही है यहाँ पे कमेंट करो, कुछ अगर नया मिले तो कमेंट करो, कोई डाउट वगैरह तो कमेंट करके पूछ सकता है। तब तक जय हिंद।